हो या बाकी हो, यानी जाति आधारित जनगणना हो, सवाल ये है कि इस वक्त जब कर्नाटक में चुनाव है और उस कोलार से राहुल गांधी जब अपनी इस चुनावी सभा की शुरुआत करते हैं अपने, और वहां पर उसी ओबीसी मसले को लेकर आते हैं, तो क्या यहां उसी मुद्दे को उन्होंने पलटवार की तरह लिया है और वो गोल जो है फिर फेंकने की कोशिश की है इधर मोदी जी और अमित शाह जी के पोस्ट में? और क्या यहाँ वो डिफेंसिव मोड में है या ऑफेंसिव मोड में आने वाले हैं? क्या कुछ होने वाला है? क्या ये मुद्दा जो है वो 2024 का मुद्दा भी बन सकता है? और अगर 2024 का मुद्दा बनता है तो बिहार में ये मुद्दा ऑलरेडी गरमाया हुआ है, उत्तर प्रदेश भी जाति आधारित जनगणना की बात कर रहा है, और अगर दक्षिण का दरवाजा कहा जाने वाला अगर कर्नाटक भी उधर जाता है तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर ये मामला आता है तो क्या कांग्रेस के हाथ में, विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है? समझने की कोशिश करते हैं इन सवालों के साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, किस रूप में देखा जाए? राजीव जी, एक और चीज राहुल गांधी ने कही, उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण की मैक्सिमम लिमिट जो 50% है उसे बढ़ाने की, उसे खत्म करने की पहल करेंगे और समाज के सभी वर्गों को उनकी हिस्सेदारी दिलाने की कोशिश करेंगे। इससे साफ है कि राहुल गांधी का लक्ष्य क्या है। वो समाज में जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, सभी वर्ग के लोगों को समाज में, सत्ता में पूरा हक दिलाना चाहते हैं, ये उनकी नीति से स्पष्ट है। इसके पहले उन्होंने जो 4 बातें कही, वो बातें भी वो है जो कर्नाटक में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। एक, उन्होंने गृह लक्ष्मी की बात की कि हर गृहिणी को 2000 देंगे, गृह ज्योति की बात की कि हर घर को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, बेरोजगार युवाओं के लिए कहा कि हम उन्हें अगर डिग्री इंजीनियरिंग की है तो 3000 रुपए देंगे और डिप्लोमा है तो 1500 रुपए महीना देंगे और 10 किलो अनाज प्रत्येक परिवार को देंगे। ये सारी बातें मुझे याद दिलाती है मनमोहन सिंह जी के जमाने की मनरेगा जैसी योजनाओं के बारे में, जो बहुत सोच समझकर घोषित की गई थी। तो कर्नाटक से कांग्रेस अपना आगाज करने जा रही है फिर से। हिमाचल में तो आगाज किया ही था, लेकिन अब कर्नाटक में जिस तरह राहुल गांधी ने दावा किया कि 224 में से 150 सीटें 224 में से 150 सीटें हम लेकर आएंगे और बीजेपी को अधिक से अधिक 40 सीटों तक सिमटना होगा, तो ये सारी बातें बताती कि राहुल गांधी और कांग्रेस की तैयारी वहां कैसी है। एक और बात है कि बीजेपी ने यहां कर्नाटक में अपना असली चेहरा दिखा दिया है। जिन लोगों को उसने टिकट दिए हैं वो कैसे कैसे लोग हैं। खड़गे जी के सामने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वो कौन व्यक्ति जिस पर 30 आपराधिक मामले हैं, स्मगलिंग के मामले हैं, हत्या के प्रयास के मामले हैं। एक और रिटायर्ड आईएएस को बीजेपी ने टिकट दिया है, उस पर 4000 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले हैं। तो ये सब बातें उठाकर राहुल गांधी बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की बातें जो राहुल गांधी करते आए हैं वे कह रहे हैं और बीजेपी अभी भी सुधरी नहीं है, अपनी उसी कोशिश में है। पहला लक्ष्य राहुल ने स्पष्ट किया कि कर्नाटक में हम 150 सीटें लेकर आएंगे और 2024 के चुनाव का उन्होंने आगाज कर दिया, इशारा कर दिया कि 2024 में हम जो हमारी समाजवादी या समतावादी नीतियां हैं जिनमें दूसरी पार्टियों के लोग भी हमें समर्थन देंगे, इसका बिल्कुल उन्हें अंदाज है और बिहार में इसका इस्तेमाल शुरुआत हो चुकी है। तो ये सब बातें बहुत सोच समझकर राहुल गांधी ने कही। एक और बात उन्होंने कही कि जिस ओबीसी को लेकर प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे कि कोलार में राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया, मोदी तमाम मोदी क्यों भ्रष्ट है ये कहकर, तो उन्होंने कहा कि ओबीसी के मामले में बीजेपी को ये काम करना चाहिए, लेकिन बीजेपी एक नारे की तरह ओबीसी को यूज कर रही है। ओबीसी शब्दावली बीजेपी के लिए एक नारा है, लेकिन हम उस पर काम करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी का भाषण पावरफुल है और वे जो आगाज कर रहे हैं अब कर्नाटक से लगातार सक्रिय रहने वाले हैं। प्रियंका भी सक्रिय रहने वाली हैं और शायद सोनिया जी भी वहां आएंगी, खड़गे जी वहां सक्रिय हैं ही। तो ये सारी चीजें बीजेपी को हिलाने के लिए काफी है और बीजेपी को इसका एहसास हो चुका है
क्योंकि जगदीश शेट्टार जैसे आए पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 30 बार के विधायक रहे, 30 साल से विधायक हैं, कई बार जो हैं, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी छोड़ना पड़ी और बीजेपी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दे रही। तो स्पष्ट है कि बीजेपी की नीतियां क्या है, इरादे क्या है। एक और बात, येदियुरप्पा को जिस तरह अमित शाह ने नजरअंदाज किया, लेकिन अगली बार जब मोदी जी वहां गए तो मोदी जी ने जिस तरह येदी के नाम को लेकर नारे लगाए, उनके जिंदाबाद के नारे लगवाए, तो ये एक प्रधानमंत्री अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाम के जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है तो स्पष्ट है कि वहां बीजेपी की स्थिति क्या होगी। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक का चुनाव एक शुरुआत है और अब आगे के राज्यों विधानसभा चुनाव हैं, उसमें भी ऐसी ही तीखी सीधी लड़ाई देखने को मिलेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसी का आगाज होगा। राजीव जी जी बिल्कुल, 2000 वही समझने की हम कोशिश बात कही, लेकिन उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। ओबीसी वाला मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया कर्नाटक में और उसी मुद्दे पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कन्हैया कुमार ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार ने वही बातें ज्यादा खुलकर समझाकर कही। यानी ये कांग्रेस के एजेंडे में है कि केवल कर्नाटक चुनाव तक ये मुद्दा नहीं रहेगा, ये मुद्दा आगे भी रहेगा, दिल्ली में भी रहेगा, केंद्र के चुनाव में, दिल्ली की सरकार के चुनाव में भी रहेगा और 2023 के दूसरे राज्यों के चुनाव में भी रहने वाला है। तो कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो बातें हम कह रहे हैं कर्नाटक में, वो केवल कर्नाटक की बातें नहीं मानी जाए, उन्हें दूसरे राज्यों के बारे में भी के संदर्भ में भी देखा जाए। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को अभी से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी माना जाता है, छोटे व्यापारियों की पार्टी माना जाता है। बीजेपी ने आज एक इंदौर में एक मैरिज गार्डन में जो बहुत विशाल है, हजारों व्यापारियों को बुलाया, लेकिन कुछ 100 व्यापारी ही पहुंचे। जाहिर है वे बहुत नाराज हैं बीजेपी से, क्योंकि जिस तरह से जीएसटी लगाया गया, जिस तरह नोटबंदी की गई और जिस तरह से घेराबंदी व्यापारियों की जा रही है, व्यापारियों ने खुलकर कहा, जो छोटे व्यापारी हैं, खोपचे वाले हैं, दुकानदार हैं, किराने वाले, उन्होंने कहा कि सरकार हमें चोर समझती है, ये सरकार हमें चोर समझती है और हमसे पैसे भी मांगती है, हमसे वोट भी मांग रही। एक और कारण से यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग बहुत परेशान है, वो ये कि हर 2 महीने में संघ की ओर से बड़े चंदे की वसूली की जाती है कि हमें इंदौर में आरएसएस का कार्यालय बनाना पैसे दो, हमें भोपाल में आरएसएस का कार्यालय बनाना पैसे दो, हमें बीजेपी का कार्यालय बनाना पैसे दो, और वो चंदे की रसीदें अपने पहले से ही काट कर ले आते कि 5 लाख रुपए आपको देने हैं, 2 लाख रुपए आपको देने हैं। तो ये जो चंदाखोरी हो रही है और बीजेपी जिस तरह पैसे की वसूली कर रही है, इससे यहाँ बहुत बुरी घिर चुकी है बीजेपी, और बीजेपी इतनी परेशान है कि उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। कन्हैया कुमार ने आज एक और महत्वपूर्ण बात कही कि महाराष्ट्र में नवी मुंबई में जिस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री गए थे, वहां गर्मी के कारण लू लगने से और दूसरी परेशानियों से 11 लोगों की मृत्यु हो गई, जो अमित शाह के कार्यक्रम में रोज बसों में भर भर कर लाए गए थे इतनी धूप में। तो ये सरकार जो कहती है कि डिजिटल इंडिया, क्या एक मोबाइल में देख के उन्हें पता नहीं चल पाया था कि कितनी गर्मी पड़ने वाली मुंबई में? तो ये सारे मुद्दे हैं जब बीजेपी अपने सत्ता बल का, धन बल का बहुत अश्लील प्रदर्शन कर रही है, और ये लोगों की आंखों में, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, और इसका नतीजा भुगतने के लिए बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। जो नतीजे जो देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले हम कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करें तो ये सब जानते हैं कि सहकारिता, अभी तक केंद्र में जवाहरलाल नेहरू ने सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने की शुरुआत की थी, पंजाब से शुरुआत हुई थी, कृषि क्षेत्र से। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। यानी ये व्यापारियों की सरकार है, इसे पता है कि कहां कहां से हम उगाही कर सकते हैं, कहां कहां से हम साइफन चला सकते हैं। तो ये सारी बातें लोगों को समझ में आ रही है। सहकारिता से लोगों का अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, जाति के नाम पर लोगों को
लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, जो उचित हक है वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी बातें कांग्रेस बहुत सलीके से उठा रही है और मुझे लगता है कि आने वाले राज्यों के चुनाव में कांग्रेस इस सब मुद्दे पर बहुत जोर देकर लड़ेगी। और शुरुआत अशोक गहलोत कर चुके हैं, भूपेश बघेल कर चुके हैं, और कर्नाटक में अब कांग्रेस उसी लय पर है। मुश्किल यह है बीजेपी के सामने कि हिमाचल प्रदेश में जो दशा बीजेपी की हुई, उससे भी बुरी दशा उसकी कर्नाटक में होगी, ऐसा मुझे लगता है। और इसके लिए बीजेपी तैयारी करेगी, अपना मुंह कैसे बचाए, फेस सेव कैसे करे। राजीव जी, जब फेस सेविंग की बात आ जाए तो ये मान के चलिए कि शायद ब्रांड मोदी जो है